हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आपका स्वागत है मेरे एनएसआई वाले टॉपिक में पार्ट 2 में। तो मैं जो पिछली बार जो आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ इसी टॉपिक के साथ। तो जो आपको पिछली बार जो पढ़ाया था, पिछले टॉपिक में जो पढ़ाया था, उसका नेक्स्ट पार्ट अब आ गया है। तो उस नेक्स्ट पार्ट में जो है वो ये है कि पहले क्या था, जो हम एनएसआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। तो एनएसआई में अब व्हाट इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय शार्प इंजरी। अब अगली जो लाइन आती है उस वाले टॉपिक में वो आती है व्हाट इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय शार्प इंजरी। अब देखो, अगर निडलिस्टिक इंजरी हो गई है, अब निडल मान लिया निडलिस्टिक इंजरी हो गई, तो उसमें हमें क्या कौन कौन से बीमारियां लग सकती हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है, पहला जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस यानी एचबीवी। तब एक बार निडलिस्टिक इंजरी हो गई है उसको, किसी बीमार पेशेंट की, जो जिसको ये बीमारी है, तो उसको किसी स्टाफ को हो गई, तो उसमें कितने परसेंट रिस्क होता है। जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट की अगर निडल लग गई है तो उसमें कितने परसेंट चांस होता है, जो स्टाफ को जिसको लगी है निडल उसको भी होने के चांसेस हैं। तो वो कितना होता है, 6 से लेके 30%। कितने परसेंट होता है हेपेटाइटिस बी फैलने के चांसेस, 6 से लेकर 30%। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें आता है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, हेपेटाइटिस सी वायरस के कितने परसेंट चांस होते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस 3% चांस होते हैं इसके, उस पेशेंट की जिसको ये हेपेटाइटिस सी है और किसी स्टाफ को लगी है, तो ये भी इतने परसेंट उसको भी चांस होते हैं कि 3% उसको हो सकती है वो बीमारी आगे चल के। और जो तीसरी आती है इसमें जो वायरस है वो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि एचआईवी। एचआईवी के कितने परसेंट चांसेस है, वो है 0.3%। निडलिस्टिक इंजरी अगर पॉजिटिव पेशेंट की किसी को लग गई है तो 0.3% चांसेस है कि उसको भी वो बीमारी होने के चांस है। तो इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, देखो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली कि बीमारी निडल लग गई है, ये बीमारी हो सकती है, रिस्क हो सकता है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट भी तो करना है ना। ऐसा थोड़ा ना कि एक बार निडल लग गई है तो छोड़ दिया है, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर किसी की फिंगर पे लगी है तो मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट पर्सन, क्या दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट पर्सन, जिसको लगी है उस पर्सन को मैनेज कैसे करना है। क्या है, पहले तो है डू नॉट स्क्विज। अगर यहाँ पे लगी है तो उसको दबाना नहीं है, डू नॉट स्क्विज यानी दबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, दबाना नहीं है तो क्या करना है, उसको खुला छोड़ना है, मतलब उसको एक्सपोज कर दो। जहाँ पे भी लगी है, फिंगर पे लगी है, तो उसको एक्सपोज कर दो, इस तरीके से कर दो। क्या करना है उसके बाद, वुंड ब्लीड इट, डू नॉट पुट द प्रिक्ड फिंगर इन माउथ। देखो बेसिकली ध्यान इसमें क्या देना है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अगर निडल लग गई है, निडल लगने के बाद दबाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आप गांठ बांध लो बात, दबाना नहीं है। और मुंह के अंदर नहीं देनी है उंगली। कई बार लोग क्या करते हैं कि ब्लड निकल रहा, अरे लग गई, ऐसे कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना, वाश विद सॉप। देखो क्या नहीं करना है, स्क्वीज नहीं करनी है, दबानी नहीं है। और डू नोट, देखो इसमें लिखा है, आप नोट्स बनाओगे तो इसमें लिखा है डू नॉट पुट द प्रिक्ड फिंगर इन माउथ, डू नॉट प्रिक्ड फिंगर इन द माउथ, बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या करना है, ये तो जो नहीं करनी थी की चीजें, करना क्या है, करना भी तो करना है वो, वाश द सॉप एंड वाटर। सिर्फ क्या करना है, उसको फिंगर को लेके जाना है, रनिंग वाटर में धोना है। मतलब कहीं रुके हुए पानी के अंदर ऐसे उंगली नहीं डालनी है, रनिंग वाटर में कम से कम 5 से 6 मिनट उसको ऐसे करके छोड़ना है, ताकि जो ब्लड है अंदर का वो भी निकल जाए, जो जहां तक वो निडल की पंक्चर हुई है, जो लगा है वो भी निकल जाए, रनिंग वाटर के साथ साथ वो बहता हुआ चला जाए। नॉर्मल साबुन, नॉर्मल साबुन से और पानी से, किसी और चीज से नहीं, ना कोई एंटीसेप्टिक यूज करना है, ना कोई दवाई यूज करनी है, नहीं, नॉर्मल पानी में रनिंग वाटर में क्लीन कर देना है। उसके बाद क्या है, अगर आंख में चला गया है ब्लड किसी वजह से, कोई भी रीजन हो गई है, तो वाश द वाटर नॉर्मल स्लाइन, आंख को साफ पानी से धो लेना है। क्या करना, और एक चीज का ध्यान देना है, डू नॉट रिमूव कॉन्टेक्ट लेंस इमीडिएटली इफ वियरिंग। अगर उस दौरान किसी उस स्टाफ को जिसको आंख में ब्लड या कुछ चीज चली गई है, निडलिस्टिक इंजरी होगी, तो अगर उसके जो लेंस लगे हुए, अगर उसने लेंस पहन रखे हैं तो इमीडिएटली लेंस बिल्कुल नहीं निकालने, उसको क्या करना है, साफ करना है। और नो सोप और डिसइंफेक्टेंट, कोई डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल इसमें भी नहीं करना, रनिंग वाटर में साफ पानी से धो देनी है बस। तो कॉन्टेक्ट तो जो लेंस है वो बाद में निकालने हैं। फिर क्या आता है आपका, अगला आपका आता है हाउ कैन एनएसआई बी प्रिवेंटेड। मतलब एनएसआई करना क्या चाहती है, एनएसआई को करना भी तो है कुछ। उसने एक समरी बनाई है, समरी क्या है, समरी क्या है, आगे चल के रिकमेंडेड गाइडलाइन क्या होना चाहिए, इन सब चीजों से बचने के लिए रिकमेंडेड गाइडलाइन होनी चाहिए। नो रिकैपिंग, नो नो रिकैपिंग प्रोसीजर होना चाहिए, कोई भी किसी भी चीज को, सिरिंज को रिकैप तो करना ही नहीं है, नो रिकैपिंग। और एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय ट्रेनिंग होगी।
ये तो हमने मैनेजमेंट बता दिया सारी चीजें। अगर हो जाता है तो क्या करना है, ये तो इस टॉपिक का जो मेन सारांश है वो यही है। अगर निडलिस्टिक इंजरी हो गई है किसी भी स्टाफ को, तो उसका पहला और फर्स्ट काम ये है कि वो जाके अपने सीनियर को इन्फॉर्म करे, सीनियर सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करे, और सुपरवाइजर जो हॉस्पिटल में HICN होती है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो होती है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लॉग बुक में उसकी एंट्री हो, डाटा जिसको निडलिस्टिक इंजरी हुई है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।